वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन विषय का एक प्रीवियस ईयर का पेपर। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है और वर्ष 2021 का ये पेपर है। तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पीवाईक्यू पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स आ चुके हैं। आज हम यहाँ पर बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। 2021 के प्रश्न पत्र से हमने 75 प्रश्नों को देख लिया था पिछले वीडियो में और आज हम उसके आगे देखेंगे। 76 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज पूरे 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा 2021 का। इसके बाद हम वर्ष 2020 का पेपर देखेंगे या 19 का या फिर 18 का। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन विषय का ये प्रश्न पत्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम 75 नंबर का प्रश्न हमने देख लिया था, 76 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं। 76 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, टॉलकॉट पार्सन्स ने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था या फिर ऑगस्ट काम्टे ने किया था। तो ये जो प्रतिपादन है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत, ये प्रतिपादित किया था अगस्त काम्टे ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। और यही प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है, तो अंग्रेजी माध्यम वाले भी वीडियो देख सकते हैं। दोनों ही माध्यम में प्रश्न पत्र दिया गया है। आपका ऑफिशियल पेपर ही है, ऑफिशियल पेपर ऐसे ही आता है, दोनों माध्यम में दिए जाते हैं प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। तो ये जो स्केल है किसके घनत्व के मापन के लिए, किसके घनत्व के मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं? धुआं के लिए, प्रदूषित जल के लिए, कोहरा के लिए या फिर ध्वनि के लिए। तो ये जो होता है ये स्मोक का घनत्व मापित करता है। स्मोक यानी कि धुआं के लिए मापन किया जाता है। ये ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, रिंगेलमेन स्केल। याद रखिए रिंगेलमेन स्केल का यूज़ किसके लिए, मेजर के लिए करते हैं, तो मेजर डेंसिटी ऑफ स्मोक। क्लियर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो प्रथम जो है भारत में फर्स्ट है, वर्ल्ड में फर्स्ट है, ये आपको पढ़कर जाना है। ये मिसलिनियस के टॉपिक होते हैं, इनको आप एक एक करके कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें, इसका जो पेपर है इसको लगाने का उद्देश्य यही है कि आपको पता चले कि आपको किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं। जब भी आप स्टडी करें अपनी कोर सब्जेक्ट की या फिर स्टैटिक जीके, आप जब भी पढ़ें तो आप इस प्रकार से पढ़ें, चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देकर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको स्केल पढ़कर जाना है कि कौन सी चीज़ का मापन किस स्केल पर होता है। ठीक है, जैसे कि रिक्टर पैमाने का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, भूकंप के लिए प्रयोग करते हैं, और भी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो सबको पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम या फिर जल वाष्प। तो जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर हमारा होता है, उसमें प्रकाश के जो प्रसार का कारण होता है वो होता है धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसके प्रसार का कारण होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 80 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो ये कौन थे? ये थे भाई बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो कांग्रेस के एक ना एक प्रश्न तो पूछा जाएगा, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ और कौन किस अधिवेशन का अध्यक्ष रहा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे कि कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उसकी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, इसके अलावा पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी किस अधिवेशन में रहे, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट पढ़ना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो भी आएगा तो उसको भी जरूर देख ले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैव बीन एमैलगमेंटेड इनटू द कोड ऑफ वेजेस 2019। तो कौन से जो संहिता, मजदूरी संहिता 2019 में कौन से श्रम संबंधी अधिनियम सम्मिलित थे बताना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम या फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इसमें जो है, इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था, बोनस भुगतान अधिनियम भी इसमें था, इसके अलावा इसमें समान पारिश्रमिक अधिनियम भी था। तो 1, 2 और 4 इसमें थे। ऑप्शन सी में दिए गए हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अधिनियम इस प्रकार से पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था।
डॉक्टर वेणुगोपाल ने, विलियम हार्वे ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने या फिर विलियम बैट्रिक ने? तो ये किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपको खोजों से पढ़कर जाना है कि कौन सी चीज़ का खोज किसने किया, फिर किस चीज़ का आविष्कार किसने किया। इस प्रकार के प्रश्न आपको, ये मिसलीनियस के सारे टॉपिक हैं। साइंस का मिसलीनियस अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा, इसको भी जरूर पढ़कर जाएं। अगला प्रश्न है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, ओमान का एक द्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है। इसके बाद अगला कथन दिया गया है, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, केवल दूसरा वाला सही है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, सोकोत्रा द्वीप को। इसके बाद अगला प्रश्न है, साइंस से नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन किसका आवश्यक अवयव नहीं है? क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का या फिर कार्बोहाइड्रेट का? तो आरएनए डीएनए में तो नाइट्रोजन नाम में ही आता है, ठीक है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का ये अवयव नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित की गई थी? तो पुस्तक से भी प्रश्न आते हैं करंट अफेयर में, ये पुस्तक वाला सेक्शन आप जरूर पढ़कर जाएं। ये आपको मंथली करंट अफेयर में मिलता होगा। मंथली करंट अफेयर में जो सेक्शन वाइज करंट अफेयर होता है उसको जरूर आप देखिए, वहाँ पर आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं और एक एक चीज़, उससे बाहर आपका करंट अफेयर नहीं जाता है। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि आपसे किसी भी एग्जाम के लिए आप करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ, तो आप करंट अफेयर का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक स्पेशल ग्रुप चालू हो रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उसको कैसे ज्वाइन करना है, नंबर्स पर कॉल करके, ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, इन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ग्रुप चालू हो चुका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का 6 महीने का करंट अफेयर पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर भी मिलेगा, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू भी दिए जाएंगे, टॉप एमसीक्यू सॉल्व करने को भी मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और इतना आपने करंट अफेयर पढ़ लिया तो आप कोई भी एग्जाम दे दें, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका पीटी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका करंट अफेयर उससे आराम से फंस जाएगा, उससे बाहर करंट अफेयर नहीं जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा होम इन द वर्ल्ड। ये जो पुस्तक थी ये जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक किसकी है? अमर्त्य सेन की है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ से इतिहास से प्रश्न पूछा, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो ये प्राकृतिक भाषा के संरक्षक थे, बताना है। अगला जो कथन है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ये प्राकृत भाषा के पोषक थे, इसके अलावा ये कला के लोक पक्ष को भी अधिक प्रोत्साहन देते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो भारत के जो वित्त आयोग होता है उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, या फिर संघ और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो इसका मूल कर्तव्य, प्राथमिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो इनका जो प्राइमरी जो कर्तव्य होगा, इसकी जो ड्यूटी होगी प्राइमरी, वो क्या होगी? संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण के लिए सिफारिशें देना। ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो है इसकी अवस्थिति है राजस्थान में। राजस्थान राज्य में इसको बनाया गया है स्टैचू ऑफ पीस। इसके अलावा और भी स्टैचू हैं जिनका इनॉग्रेशन आजकल हो रहा है, तो उन सबको भी आपको पढ़कर जाना है। वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं सीधे सीधे। ये बिल्कुल ऐसे प्रश्न हैं जो करंट अफेयर से सीधे पूछ लिए जाते हैं, 1 लाइन फैक्ट वाले प्रश्न हैं। तो ये तो बिल्कुल आपके गलत ना हो, इसके लिए आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से जरूर पढ़कर जाएं। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि जो फ्रूट स्टोर्ड होता है इन द कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। तो जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं वहाँ पर जो दीर्घ समय तक बहुत लंबे समय तक फल हो, सब्जियां हो, वो ताज़े रहते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है वहाँ पर श्वसन दर का ह्रास होता है, रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। कह रहे हैं लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास या फिर अंबिका चक्रवर्ती? सही उत्तर हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, द क्लॉक इन टिकिंग
निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी। तो अब देखो यहाँ पर दिवस की थीम पूछ ली है, थीम दे दी है, आपसे पूछा किस दिवस की ये थीम थी। और इस प्रकार से आपसे उल्टा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आपको दिवस दे दें और उसकी थीम ऑप्शन में मिल जाए, तो दोनों चीज़ें पढ़कर जाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व टीबी दिवस। ट्यूबरक्लोसिस डे जो होता है उसकी थीम थी ये विश्व टीबी दिवस की, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी वर्ष 2000, अब वर्ष 2022 की और वर्ष 2023 की, अभी 23 में तो जनवरी माह बस निकल रहा है। इसके अलावा और भी जो आएंगे दिवस, तो आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है या फिर 6 महीने का, तो वर्ष 2022 की थीम आप याद कर जाएं। अभी रिसेंट जो आपके एग्जाम होने वाले हैं 1-2 महीने में, उसके लिए 2022 की सारी थीम पढ़कर जाएं और जनवरी माह तक या फिर आपके पेपर के 1 महीने पहले तक जो दिवस निकल जाएं उनकी थीम आप अच्छे से पढ़कर जाएं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये तो अभी 21 जून को होता है, तो अभी तो इसमें टाइम है, इसलिए इसकी 2022 की आप पढ़कर जा सकते हैं। महिला दिवस मार्च में होता है, तो इसकी थीम आप अगर मार्च के बाद पेपर है तो इसकी थीम 23 की पढ़कर जाए, नहीं तो वर्ष 2022 की पढ़कर जाए। फिर विश्व टीबी दिवस की भी 22 का पढ़कर जाए, मलेरिया दिवस की भी आप 22 की पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है। तो इसका जो उद्देश्य क्या होता है, सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है, ये ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा, जो डिसेबल पर्सन है उनसे रिलेटेड अभियान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक या फिर धन विधेयक। तो राज्यसभा की बात हो रही है। अब धन विधेयक के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो मनी बिल होता है उसको लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, उसको सबसे पहले लोकसभा में ही प्रदर्शित किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर का, वर्ष 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो कथन देखते हैं। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा, या फिर अगला कथन है, इसका अभिप्राय है कि किसी देश की उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो यहाँ पर दोनों कथन दिए गए हैं और पूछा गया है वर्ष 2050 के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा, पहला कथन गलत है। ये जो नेट जीरो, इसका अभिप्राय क्या है, किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 95 नंबर का प्रश्न है राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। तो ये जो स्थापना इन्होंने लाहौर से की थी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन वाला, फिर से प्रश्न दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है और इसका कारण है या फिर नहीं है। अभी कथन दिया गया है ए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अगला जो कारण दिया गया है इसका, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी ये कर रहे हैं। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है 97 नंबर का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 है, इसके लिए पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं था। तो कौन सा मानदंड इसमें नहीं था, बताना है। इसकी आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष हो, बिल्कुल सही है। न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र हो, ये भी सही है स्वरोजगार के लिए। किसी केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आप लाभ ले रहे हैं तो आप किसी भी केंद्र की सरकार या फिर अन्य राज्य सरकार की योजना में पंजीकृत ना हो। इसके बाद अगला है भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, तो ये नहीं है सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ये इसके अंतर्गत मानदंड नहीं था। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से ही प्रश्न पूछा गया, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। गोलकनाथ बाद, केशवानंद भारती बाद, और यहाँ पर 2 संविधान संशोधन दे दिए गए हैं, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पर ये होता है, आपको 1-2 घटनाओं का भी क्रम पता है, 2-3 घटनाओं का, तो आपका बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा, या फिर आपको मोटा मोटा अंदाजा भी है कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो आपको जब इतिहास पढ़नी है या फिर संविधान पढ़ना है तो इतिहास से भी प्रश्न पूछे गए हैं क्रम में लगाने के लिए। जो इतिहास में आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन हुए या फिर और भी आंदोलन होते हैं, वो क्रम में लगाने को पूछे गए हैं। अधिवेशन आपके कांग्रेस के क्रम में लगाने को पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे संविधान में इस प्रकार के, जैसे संविधान संशोधन पूछ लिया, अनुच्छेद पूछ लिए, किसी भी प्रकार से आपसे चीज़ें क्रम में लगाने को पूछी जा सकती है। एक बार मौलिक अधिकारों को क्रम में लगाने को पूछ लिया गया था, मौलिक कर्तव्य भी पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप जरूर से ध्यान दें जब भी आपको पढ़े। आप पढ़ते तो हैं ही,
ही टॉपिक आप पढ़ते हैं, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान दे दें कि हमको इसमें क्रम में लगाने को पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इस चीज़ को क्रम से ही याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले गोलकनाथ बाद आ जाएगा, इसके बाद 24वां संविधान संशोधन आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा केशवानंद भारती बाद, और इसके बाद आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 1, 3, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किस चीज़ से है? प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है बताना है। प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया की सेंसरशिप से, लोक संगीत के विकास से, लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से, या फिर सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो प्रधानमंत्री वाणी योजना जो है ये सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस, ऑप्शन डी यहाँ पर सही। तो यहाँ पर हमने वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र के 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद 50 प्रश्न और बाकी हैं जिनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।